चलो हो रहा है। तो हम बात करते हैं राजा किसान और नगर के बारे में। देखो अभी हम बात करते हैं ना इसका, तो इसका जो टाइम पीरियड है, इसका टाइम पीरियड कब से कब तक है। इसका टाइम पीरियड है 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच में, मतलब कि लगभग 1000 साल के बीच के टाइम की बात कर रहा है, ठीक ना। दूसरी बात करते हैं कि यहाँ पर राजा किसान और नगर की बात करते हैं, तो जो राजा होंगे उनका विकास कहाँ पर होगा। इन राजाओं का जो विकास होगा वो नदियों के किनारे होगा, क्योंकि राजाओं का या नगर का विकास तो सामान्यतः नदी के किनारे ही हुआ था। हमने बात भी किया था कि हड़प्पा से जो लोग आए थे वह सिंधु नदी से निकलते हैं और गंगा नदी के आसपास आके बसना चालू कर देते हैं। तो ये जो बस रहे थे तो कहता है कि सिंधु नदी और उसके आसपास की नदियों में ऋग्वेद का लेखन किया गया और इसी ऋग्वेद के लेखन के आसपास बड़ी मात्रा में नगरों का विकास होना चालू हो गया था। कहता है इस समय भारत की उत्तरी भाग अर्थात दक्कन का पठार, कर्नाटक में कृषक बस्तियों का विकास होना चालू हो चुका था। तो यही वो समय था जब भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग समय में क्या हो रहे थे, तो यहाँ पर कृषि का विकास हो रहा था, नगरों का विकास हो रहा था और बस्तियों का विकास होना चालू हो चुका था। इसमें एक बात और भी कहता है, और ये कहता है कि इसी समय भारत के दक्षिणी भाग में अंतिम संस्कार, मतलब कि जब लोगों को मर जाते हैं तो दफनाने का काम करते हैं, तो दफनाने के नए तरीकों के बारे में यहाँ पर जानकारी मिल जाती है। यहाँ पर क्या किया गया दफनाने के बारे में यहाँ पर बड़े बड़े पत्थरों और चट्टानों से दफनाने की प्रथा को चालू किया गया, इसीलिए इसका नाम दिया गया महापाषाण, नाम दिया गया महापाषाण। इस समय यदि और बात करते हैं तो कहता है कि इसी समय प्रारंभिक राज्यों, साम्राज्य, रजवाड़ों का विकास हुआ और इसके साथ साथ पूरे उपमहाद्वीप में नगरों का विकास होना चालू हो चुका था। तो यही वो समय काल था जब भारत के अलग अलग हिस्सों में साम्राज्य का विकास लगातार तेजी के साथ बढ़ रहा था। इसी में हमारे पास पहला पॉइंट आता है प्रिंसिप और पियादसी। तो कहता है भारतीय अभिलेख विज्ञान में उल्लेखनीय प्रगति 1830 के समय में बहुत ही तेजी के साथ बढ़ती है, और ये तब होता है जब जेम्स प्रिंसेप ने दो लिपि अर्थात ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाल लिया था। जिसका सबसे पहली बार जो उपयोग किया गया, मतलब ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि का जो उपयोग किया गया था वह अभिलेखों पे किया गया था और सिक्कों पे किया गया था। मतलब कह सकते हैं कि जेम्स प्रिंसेप ने भारत के दो लिपियों का खोज किया जिसका नाम था ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि था। इसकी जो खोज की गई थी वो 1830 के दशक में किया गया था, 1830 के दशक में किया गया। और इस प्रकार की लिपि का इस्तेमाल जो किया गया था वो अभिलेख को लिखने में किया गया था और सिक्कों पर इसको लिखने में किया गया था। इसमें कहता भी है कि प्रिंसेप ने पहली बार अभिलेख और सिक्के पर पियादसी अर्थात, देखो कहता है क्या, प्रिंसेप ने पहली बार अभिलेख और सिक्कों पर पियादसी अर्थात मनोहर मुख आकृति वाले राजा के चित्र देखने को मिल जाते हैं। मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो प्रिंसेप होता है, प्रिंसेप राजा का नाम था, जो वो पियादसी था, पियादसी का मतलब होता है सुंदर आकृति वाला या सुंदर चेहरे वाला राजा होता है। इसकी जानकारी हमें सिक्कों से मिल जाती है। कहता है इस समय पाए जाने वाले सिक्कों पर अशोक राजा का चित्र बना हुआ देखा जाता है। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक इस समय का सबसे शक्तिशाली राजा माना गया है, शासक माना गया। तो कह सकते हैं यहाँ पर कि जो ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि का जो इस्तेमाल किया गया था वह खास करके अशोक के समय में ही किया गया था। और कहता है कि भारतीय और यूरोपीय पुरातत्वविद ने भारत जैसे महाद्वीप में खोज करने के लिए विभिन्न प्रकार के भाषाओं में लिखे अभिलेखों और ग्रंथों का उपयोग किया, क्योंकि भारत में यदि हमें किसी की जानकारी इकट्ठा करनी है तो हमें ये जानना जरूरी है कि वहां पर कौन से राजा हुआ करते थे, किस समय में आए थे, कौन सा उन्होंने काम किया, कौन से काम नहीं किए थे। इसके लिए हमें जो किताब थे, अभिलेख थे, उन सभी से जानकारी हमें मिल जाती है इन सभी के बारे में। आगे कहता है शुरुआती टाइम में प्रारंभिक राज अर्थात 16 महाजनपद के बारे में बात करते हैं। कहता है भारत के इतिहास में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व को एक परिवर्तन का काल माना जाता है, और ये तुम्हारे एग्जाम में आया हुआ है, यह क्वेश्चन आया हुआ था कि भारत के किस समय काल को एक परिवर्तन का काल माना गया है। भारत के किस समय काल को एक परिवर्तन का काल माना गया है, तो वो माना गया है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के काल को एक परिवर्तन का काल माना गया है। कहता है इस काल को प्राय आरंभिक राज्य, नगर, लोगों के बढ़ते प्रयोग, सिक्कों के विकास के साथ जोड़कर देखा जाता है। यहाँ पर उल्लेख करने के लिए भी क्वेश्चन आया हुआ है, 1 नंबर का भी क्वेश्चन आया हुआ है और 6 नंबर का भी क्वेश्चन आया हुआ है। इसकी व्याख्या कर क्या देगा कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व को एक परिवर्तन का काल माना गया है, कैसे व्याख्या करें। तो आपको पूरा बताना पड़ेगा विस्तार से कि इस समय क्या क्या काम किए गए, क्या क्या काम नहीं किए गए। जैसे कि इस समय बड़ी मात्रा में नए नए राज्यों की स्थापना की गई, नगरों की स्थापना की गई, जैसे कि पाटलिपुत्र, मगध, राजगीर जैसे राज्य की स्थापना की गई। लोगों के बढ़ते प्रयोग देखने को मिल जाते हैं। अशोक साम्राज्य के सेनाओं में इसका बड़ी मात्रा में इस्तेमाल किया गया, लोहे का इस्तेमाल किया गया, भाले का, तलवार का, हथियार बनाने के लिए।
क्या था, सिक्कों के विकास किए गए, क्योंकि इस समय बड़ी मात्रा में सिक्कों का प्रचलन बढ़ रहा था और सिक्कों के माध्यम से लेन देन बढ़ रहे थे। इन सभी में देखने को ये मिल जाता है कि इस समय बड़ी मात्रा में इस साम्राज्य के विकास और विस्तार के देखने को मिल जाता है। और इसी समय बौद्ध और जैन धर्म का भी विकास होता है, बौद्ध और जैन धर्म का भी विकास होता है। तो कहता है बौद्ध और जैन धर्म के ग्रंथों के अनुसार आरंभिक राज्य मतलब शुरुआती टाइम के जो राज्य थे उसमें 16 राज्यों का उल्लेख किया गया, 16 राज्यों का, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण राज्य थे जैसे कि बज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार और अवंती। ये सारे नाम याद कर लो, क्योंकि एग्जाम में आपके पूछ सकता है कि इनमें से कौन से मेन महाजनपद थे या महाजनपद नहीं थे। तो पहला था बज्जी था, मगध था, कौशल था, कुरु था, पांचाल था, गांधार था और अवंती था। कहता है अधिकांश जनपद पर राजा का शासन हुआ करता था। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, आपका सेशन में आया हुआ था क्वेश्चन कि ज्यादा जो जनपद हुआ करते हैं उस पर किसका शासन हुआ करता था, गण का, संघ का, राजा का या सम्राट का हुआ करता था। तो राजा का शासन हुआ करता था, जिसका शासन लोगों के समूह के द्वारा किया गया। मतलब जो राजा हुआ करता था वो खुद नहीं करता था, बल्कि लोगों के समूह के द्वारा शासन किया करता था। जो राजा हुआ करता था वो गण और संघ के नाम से प्रसिद्ध थे और इस समूह के प्रत्येक व्यक्ति को राजा कहा करते थे। तो गण और संघ के हर एक लोगों को राजा यहाँ पर कहा गया था। कहा जाता है कि महावीर और बौद्ध का संबंध इसी गण से है। ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है कि इनमें से किसका संबंध गण से बताया जाता है, इनमें से किसका संबंध गण से या संघ से है। तो महावीर और बौद्ध दोनों का संबंध गण से माना जाता है। कहा जाता है कि राजा गण बज्जी के कुछ स्थानों पर जैसे भूमि और आर्थिक स्रोतों पर शासन किया करते थे और प्रत्येक राज्य की अपनी एक राजधानी हुआ करती थी जिसे चारों ओर किले से घेरा गया, जिसका उद्देश्य था राजधानी के रख रखाव करना। क्योंकि बाहरी तौर से जो हत्या हुआ करती थी, आक्रमण हुआ करते थे, अत्याचार हुआ करते थे, उसको रोकने के लिए चारों तरफ किले बनाए गए थे, जैसे कि राजगिरी का किला जो आपके मैप में दिया गया, किताब में दिया गया है। कहता राजधानी की सुरक्षा के लिए सेनाएं और नौकरशाही की जरूरत पड़ती थी, जिसकी पूर्ति के लिए भारी आर्थिक सहायता की जरूरत पड़ने लगी। इसलिए लोग बड़ी मात्रा में टैक्स भी लगाया करते थे और टैक्स को कलेक्ट भी किया करते थे। कहता है संघ या महाजनपद के शासन के लिए 6th सेंचुरी ईसा पूर्व में ब्राह्मणों ने धर्म ग्रंथ की रचना करना चालू कर दिया था, जिसमें यह बताया गया कि राजा क्षत्रिय वर्ग से जुड़ा होना चाहिए था। मतलब बताया गया कि जो यहाँ पे राजा जो इस पूरे साम्राज्य की शासन व्यवस्था को देखरेख करने का काम करेगा वह किस वंश होना चाहिए, तो क्षत्रिय वंश से होना चाहिए। कहता है इस समय राजा का कार्य किसानों और व्यापारियों तथा शिल्पकारों से कर को कलेक्ट करना इसका मेन काम था। इसका मेन काम क्या था, तो राजा का मेन काम था किसानों, व्यापारियों, शिल्पकारों से टैक्स को वसूलना। तो क्वेश्चन यह सकता है कि इस समय के राजा किन किन लोगों से टैक्स वसूला करते थे, किसान, व्यापारी और शिल्पकार से टैक्स को वसूला करते थे। कहता है कि उस समय राजा को धन इकट्ठा करने के कुछ प्रमुख स्रोत थे। मतलब कि जो राजा धन इकट्ठा किया करता था पहला तो टैक्स लगा के करता था, और किन किन लोगों पर टैक्स लगाया गया था हमने देखा, किसान, व्यापारी और शिल्पकार। इनके साथ साथ वह टैक्स लगाया करता था वनस्पति पे, चरवाहों पे। इनके साथ ये कर लगाने का काम किया करते थे। कई बार ये पड़ोसियों पर हमला किया करते थे और धन को इकट्ठा करते थे। तो इनके द्वारा पैसा इकट्ठा करने का, कर इकट्ठा करने का कुछ और भी स्रोत थे, जैसे था वनवासियों, चरवाहों से कर को वसूलना, पड़ोसी राज्यों पर हमला करना और उनसे धन को इकट्ठा करना, ये भी एक स्रोत माने जाते हैं। तो इनके द्वारा जो कर था या धन था, धन को इकट्ठा करने के तरीके थे और कर को इकट्ठा करने के ये तरीके थे। तो कर 3 लोगों पे लगाया गया था, किसान, व्यापारी और शिल्पकार पे लगाया गया था। कहता है इस राज्य ने अपने अस्थायी सेना रखना चालू कर दिया था, लेकिन कुछ राज्य ऐसे थे जो दूसरे सेना पर निर्भर रहा करते थे। हमने बात किया भी था कि यहाँ पे ज्यादातर जो राज्य हुआ करते थे वो दूसरे पे डिपेंड हुआ करते थे, क्योंकि उनके पास अपनी खुद की सेना नहीं हुआ करती थी। उन लोगों के पास छोटी छोटी सेना हुआ करती थी और ये दूसरे राज्यों पर निर्भर रह करके अपनी जरूरतों को पूरा किया करते थे। लेकिन कुछ राज्य ऐसे थे जो दूसरे की सेना पर निर्भर रहती थी और सैनिकों को प्रायः किसान वर्ग से नियुक्त किया गया था। ये क्वेश्चन आया हुआ है। इस समय के जितने भी राजा हुआ करते थे वो राजा अपने सेनाओं के लिए किन के ऊपर डिपेंड रहा करते थे, तो दूसरे राजाओं पर डिपेंड रहा करते थे। और ये राजा अपनी सेना की भर्ती किस वर्ग से किया करते थे, तो किसान वर्ग से किया करते थे। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। इस समय सैनिकों की भर्ती प्राय किस वर्ग से किया गया, तो इस समय सैनिकों की भर्ती प्राय किसान वर्ग से किया गया था। तो ये तो तुम्हारे पास पूरा पॉइंट हो गया था। कोई डाउट क्या था आप लोग को?